हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडॉक्स और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं एडवांस में इन लास्ट 5 इयर्स उसकी हम थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं। तो रेडॉक्स में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वैरायटी की क्वेश्चन आई हुई है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, जिसमें आप लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस यूज करोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो सेकेंड वैरायटी की क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमेशा हमेशा आपको स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के मालूम होने चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक होने की बहुत हाई चांस रहती है। आपको पता है ऑक्सीजन कभी -2 होगा, कभी ऑक्सीजन -1 हो जाएगा, है ना। यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर। उसके बाद हम थर्ड केस में आते हैं। जो थर्ड टाइप के हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो देखे गए हैं बैलेंसिंग के ऊपर। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना अगर जानते हो तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और जो फोर्थ कैटेगरी की क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस। उसमें क्या होता है, उसमें आपको कई सारे रिएक्शंस, जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैरायटी से, जो न्यूमेरिकल वैरायटी है। और हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्या कह रहा है यहाँ पर, आपके पास KMnO4 है ना, और वो KMnO4 या फिर परमैंगनेट एल्कलाइन मीडियम में किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है, थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार हम ये इक्वेशन, KMnO4 प्लस थायोसल्फेट। थायोसल्फेट इज S2O3 2-, सल्फेट क्या होता है SO4 2-। इसमें से एक ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर को रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा S2O3 2-, ठीक है। तो दिस इज थायोसल्फेट। अब यू नो KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बन जाता है, बन जाता है सल्फेट। ये खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। सही बात है। अब आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो, मैंगनीज की कितनी है यहाँ पर स्टेट, +7, और यहाँ पर मैंगनीज की कितनी स्टेट है, 4, ठीक है। चेंज कितने का आ रहा है, चेंज आ रहा है 3 का, राइट। अब देख लेते हैं सल्फर यहां पर कितने में है। तो 2x - 6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +4 और x कितना आ गया 2। तो सल्फर यहां पर कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में है। यहां पर सल्फर कौन सी स्टेट में है, x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x s कितना आ रहा है हमारा, +6 आ रहा है। इट मींस यहां पर चेंज कितने का आया, यहां पर चेंज आया है 4 का, ठीक। अब आपको पता है अगर MnO4- रिएक्ट कर रहा है और अगर सल्फेट बन रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ओके, तो KMnO4 के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equal to number of gram equivalents of SO4 2-, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी हुई है KMnO4 की, तो बस हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। हमें पता है इसके n फैक्टर कितनी है, 3 है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मोल्स हैं। दैट इज इक्वल टू कितने n फैक्टर है सल्फेट की, अभी अभी निकाला 4, इनटू नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता करना है x। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बहुत सिंपल है, 6 मोल्स ऑफ सल्फेट बन रहे हैं, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी वैरायटी में फॉल करती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेडॉक्स के जितने भी हैं वो सभी एक ही वैरायटी में फॉल करते हैं, वो है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, ठीक है। देखो सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका है कि पहले आप बैलेंस करें, फिर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें और उसके बाद फिर आप यूनिटरी मेथड लगाएं। बट आपको पता है जो रेडॉक्स की बैलेंसिंग होती है वो बहुत लंबी है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑल्टरनेट मेथड यूज करना, और कौन सा मेथड यूज करना, रेडॉक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस वाला मेथड, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि एक सैंपल है 5.6 ग्राम का, और सैंपल किसका है, कंटेनिंग आयरन। इस सैंपल में आयरन है, ठीक है, इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन कोल्ड डाइल्यूट HCl। इस सैंपल को हमने डिसॉल्व कर दिया HCl में,
और प्रिपेयर कर लिया एक 250 ml का सोल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन से केवल 25 ml सेपरेट कर रहे हैं, ओके। और उस 25 ml को सेपरेट करके हम KMnO4 के साथ उसे टाइट्रेट करा रहे हैं, ओके। तो इट मींस Fe2+ हमारा है ओरिजिनल सोल्यूशन में, उसका हमने बस 25 ml लिया है और इसको टाइट्रेट किसके साथ कर दिया है, KMnO4 के साथ। आपको पता है अगर ये मीडियम एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, है ना, और Fe हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक। इसमें जो चेंज है वो कितनी की चेंज आ रही है, 1 की चेंज आ रही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां तो जो मैंगनीज है वो +7 स्टेट में है और यहां वाला जो मैंगनीज है वो 2 स्टेट में है। इसका मतलब इनकी चेंज कितनी की आ रही है, ये वाली जो चेंज है ये आ रही है 5 की, ठीक है। अब हम वही करेंगे, हमसे अगर क्वेश्चन Fe2+ के बारे में पूछ रहा है और इंफॉर्मेशन अगर MnO4- का दिया हुआ है तो हम इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो बस आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, KMnO4 के, विल बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ इन योर सोल्यूशन, ठीक है, सिंपल है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए आप वैलेंस फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स करते हो, है ना। वैलेंस फैक्टर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका या तो डायरेक्टली दिया हुआ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देना, है ना। तो देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कैसे निकालें। पहले एन फैक्टर कितना है, 5 है, तो 5 इंटू कर दो। उसके बाद मोलैरिटी में जाओ, देखो मोलैरिटी दिया हुआ है 0.03 मोलर, इंटू ये वॉल्यूम कितनी गिवन है 12.5 ml, ये मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया है आपको, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में लिया है, ml में लिया है, ठीक है। ओके, अब इधर आ जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ निकालते हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। तो Fe2+ की जो एन फैक्टर है वो तो 1 है ना, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ कितने हैं 25 ml में। देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि Fe2+ के नंबर ऑफ मोल्स x × 10⁻⁻2 हैं इन 250 ml, और आपको पता है रिएक्शन के लिए तो बस 25 ml लिया गया। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स जो ओरिजिनली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने होंगे, x × 10⁻⁻2 नहीं, अपॉन 10, ये तो 250 में है, पार्टिसिपेट तो 25 ml किया है केवल, ठीक है। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स यहां पर पुट कर देते हो, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और ये तो गिवन था सोल्यूशन में, आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए, इनटू 1 किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया। इधर आपने क्या किया था, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा था, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, तो हमने ये सारा काम कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है, x निकालना, वो तो निकल जाएगा। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो मेरा जो ओरिजिनल सैंपल था वो प्योर नहीं था, ठीक है। आपको पता है जो रिएक्शन हो रही है वो तो प्योर Fe2+ के साथ ही होगी। अब अगर ओरिजिनल सैंपल प्योर नहीं था तो कोई बात नहीं, हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल सैंपल में कह रहा था ये 5.6 ग्राम का सैंपल था, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, आप ये x निकाल लिए ना, ये जो x आपने निकाल लिया, ये आपको क्या दे रहा है, x का मतलब है आपने कैलकुलेट कर लिया है कि x × 10⁻⁻2 एक्चुअली में मोल ऑफ Fe2+ प्योर वाले हैं जो 250 ml में प्रेजेंट है। समझ गए बात, ओके। यहां पे वेट कितना दिया हुआ है आयरन का, 5.6 दिया हुआ है, फाइन, ओके। चलो तो हम एक बार देख लेते हैं, वेट ऑफ Fe2+ प्योर वाला कितना होगा, 56 इंटू मोलर वेट 56 है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो देख लो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x × 10⁻⁻2 है, ठीक, x × 10⁻⁻2, ओके।
इतने तो नंबर ऑफ मोल्स हैं ओरिजिनली इन 250 ml सोल्यूशन, उनका अगर वेट निकालेंगे तो वेट कितना आ जाएगा, इंटू 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उस सैंपल, वो जो टोटल सैंपल थी वो 5.6 ग्राम की थी। ठीक है, तो ये तो प्योर की बात हो गई, दिस इज योर प्योर वेट ऑफ Fe2+। अब जो सैंपल था वो 5.6 ग्राम था, है ना, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज प्योरिटी तो बहुत सिंपल है, कितना प्योर है अपॉन टोटल सैंपल कितना था इनटू 100। ठीक है, तो प्योर तो ये रहा, 56 इंटू x इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5.6 का सैंपल था इंटू 100। ठीक है, तो आप जैसे ही x निकालोगे इस इक्वेशन से आपको परसेंटेज प्योरिटी कितनी मिल जाएगी, 18.75। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना है आपको एंड में, केवल शुरू में क्या करना है वो लॉजिक लगा देना, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देना। ठीक है, ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वैरायटी। जो नेक्स्ट वैरायटी हमारी है बड़ी सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर की, बट जैसे मैंने आपसे कहा आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये सारे फास्फोरस के एसिड दिए हुए हैं, ओके, से फॉर एग्जांपल H3PO2, ये H3PO2 क्या है, H3PO2 H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, राइट, H4P2O6। तो ये सारे जो एसिड दिए हुए हैं इनमें आपको फास्फोरस के केवल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताना है। एक अच्छी बात क्या है पता है, फास्फोरस में या ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कहीं पर भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर कहीं किसी भी एसिड में ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में आ जाता है तो फिर आपको स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने प्रायर इंफॉर्मेशन से जानते हैं कि इन सभी में कहीं पर भी ऑक्सीजन -1 स्टेट में नहीं है, वो हर जगह पे -2 में ही है ना। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं, H3PO2, इसमें फास्फोरस कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, +1 आ रहा है ना फास्फोरस, तो फर्स्ट केस में तो फास्फोरस हमारा आ गया +1। सेकेंड केस में देख लेते हैं H3PO4 में कितना आ रहा है, +3 + x - 8 = 0, तो ये कितना आ गया है, +5 आ गया है, +5। ठीक है, उसके बाद देख लो +3 + x - 6 = 0, फिर कितना आ गया है, फिर आ गया है +3, राइट। और जो लास्ट वाला है उसमें 4 + 2x - 12 है ना, 4 + 2x - 12 = 0, तो ये हमारा 2x कितना आ गया, ये आ गया 8। ओके, और बस x को सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, तो जो लास्ट वाला है ये है +4। समझ गए, बस इसको अरेंज कर देना है। ओके, फाइन। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स, ये वाली क्वेश्चन यहाँ तो बहुत ही अच्छे से दी हुई है, बहुत ही इजी वे में गिवन है, बट ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में और रिएक्टेंट्स रिमेनिंग द सेम बहुत कॉमन है न्यूमेरिकल में पूछा जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर किस में पूछा जा रहा है, Na2S4O6। तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर, मैंने जैसा आपको कहा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएंगे, है ना। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ओके, इधर एक Na+ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं, और यहां पर सल्फर और अगेन O- और Na+, बहुत सिंपल है ना। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो सल्फर को देख लो, सल्फर इस बॉन्ड के कारण सल्फर पे कितनी चार्ज आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आएगी +1, ऑक्सीजन की होगी -1 इस बॉन्ड के कारण। ठीक है, बाकी तो ऑक्सीजन पे पहले से एक माइनस है ही, तो नेट तो इस ऑक्सीजन पे -2 ही रहेगा, है ना। ओके, अब इस सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर फिर से ये वाला जो बॉन्ड है सल्फर का, ये तो आइडेंटिकल एटम्स के बीच का बॉन्ड हो गया,
तो इसके कारण तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, 0 और 0 बनेगी, है ना। फिर ऊपर देखो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर देखना ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा -2 और सल्फर कितना हो जाएगा +2। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उतना ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे नेगेटिव दो और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे पॉजिटिव दो, ठीक है। सिमिलरली इस बॉन्ड के कारण देखो जो नीचे वाला बॉन्ड है, अगेन यहां पर -2 और यहां पर +2। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये सल्फर पे कितना हो गया है, +2 +1 +2 0, मतलब +5। तो ये वाले जो सल्फर है इसके पास स्टेट कितना है, +5। ऑब्वियस है इसके पास भी +5 ही होगा, इसके कारण +2, इसके कारण +2, इसके कारण 0 और इसके कारण +1, ठीक है। अब ये वाले सल्फर का देखो, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो इसके पास तो 0 ही होगा। इस सल्फर का देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, 0। इट मींस क्या है, यहाँ पर आपके पास दो सल्फर एटम है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और 2 सल्फर एटम है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम के बीच का ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस बताइए, 5 - 0 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, among the following identify the species with an atom in +6 oxidation state। ये भी काफी बहुत ही सिंपल है। मैंगनीज यहाँ पर कितना हो जाएगा, +7, x -8 इज इक्वल टू -1। क्रोमियम कितना हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू -3, तो इसका मतलब है क्रोमियम हो गया +3। ये कितना हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया हमारा +4 निकल। और यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड, इसके बारे में आपको पता ही है, क्रोमियम x -4 -2 इज इक्वल टू 0, तो क्रोमियम यहाँ पर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, +6 स्टेट में। सो आंसर हमारा लास्ट वाला हो जाएगा डी। ओके, चलिए उसी वैरायटी में ये भी आ रहा है ना, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है और मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखते हैं O2-, ये जो फर्स्ट केस है इसमें O2- कौन से स्टेट में आप जानते हो, O2- कन्वर्ट हो रहा है O2 में और O2 2- में। सिंपल, O2- ये एक ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, -0.5 में, ठीक। यहां पर 0 में और यहां पर कितने में, -1 में। तो ये एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रही है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल उसकी ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो और उसकी ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो, इसे आप क्या बोलते हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। तो ए के लिए तो एस कहना बिल्कुल सही है ना, ए के लिए तो एस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन और भी कुछ और भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है ही, है ना, तो पी भी सही है। अब आ जाते हैं बी नंबर ऑप्शन में, CrO4 2-। अब ये जो CrO4 2- है ना, आपको पता है CrO4 2-, इसे जब आप एसिडिक मीडियम में लेते हो तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में CrO4 2- क्या बनाता है, Cr2O7 2-। ये एक फॉर्मेशन रिएक्शन होती है किसकी, डाइक्रोमेट की, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एसिडिक मीडियम में आपने CrO4 2- को लिया है, ये बन गया Cr2O7 2-। और Cr2O7 2- बन गया है, इसके आप स्ट्रक्चर जानते हैं, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, देख लेते हैं एक बार। तो यहां है क्रोमियम, है ना, 2 क्रोमियम आपको बनाना है, ऑक्सीजन 1 2 3, इधर भी क्रोमियम 1 2 और 3 ऑक्सीजन, फाइन। एक ऑक्सीजन बीच में है, तो वो जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये ब्रिज एटम की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली हमारा जो डाइक्रोमेट होता है उसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, लेकिन एक एटम होता है कॉमन, वो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये एंगल कितनी होती है, 126 डिग्री की एंगल होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। तो एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये राइट वाला है, एक ये लेफ्ट वाला है, और ये दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये एंगल भी आपको पता चली गया 126 डिग्री, और इसके ऊपर नेट कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है, समझ गए। तो इसमें देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है ना, डाइमेरिक ब्रिज्ड टेट्राहेड्रल मेटल आयन, यस, ठीक है, डाइमेरिक है, ब्रिज्ड है,
टेट्राहेड्रल है, मेटल आयन है। ओके, ठीक है, तो हमारे बी ऑप्शन का आर तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बी ऑप्शन में आर इज करेक्ट, बी के लिए आर हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस। तो MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, आपको पता है ये कौन सा मीडियम लिया गया है? ये लिया गया है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। और NO2 माइनस का क्या होगा? ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, तो NO2 माइनस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? NO3 माइनस में, नाइट्रेट बना लेगा ये। तो ये तो खुद हो गया है रेड्यूस, ये +7 से +2 बना लिया है, और नाइट्रोजन जो था उसको इसने क्या करा? ऑक्सीडाइज कर दिया। ये +3 वाला नाइट्रोजन था, x - 4 = -1, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये +5 वाला नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही हमारा। सी के लिए पी तो हमें टिक करना ही करना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन तो है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। और ये साथ में इसमें कह रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यस, आप देखो नाइट्रेट की स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना? तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये दो ऑप्शन करेक्ट है, एक क्यू और एक पी। समझ गए? अब डी ऑप्शन में आ जाओ, तो डी में क्या है? NO3 माइनस। NO3 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Fe2+। बहुत कॉमन है ये रिएक्शन, है ना? आपको पता है क्या होता है? Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाती है? Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है। और NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO में, रिंग बनती है, आप जानते हो, है ना? तो चलिए फिर उसको भी लिख ही लेते हैं, NO3 माइनस प्लस Fe2+ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू Fe3+, और किसमें? NO में। तो N तो यहां पर +2 स्टेट में है, और यहां पर नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है? +5 स्टेट में। +5 से +2 चला गया नाइट्रोजन, और Fe2+ किस में चला गया? Fe3+ में चला गया। तो Fe की तो ऑक्सीडेशन हो गई, नाइट्रोजन की रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्लियर है ये बात? तो डी के लिए हम क्या टिक करेंगे? डी के लिए हम पी ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, तो ये है एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना? ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिएक्शन ClO-, इसमें क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? X-2 इज इक्वल टू -1, है ना? तो x हमारा किस में है? +1 में है। ठीक है, उसके बाद देखना x - 6 इज इक्वल टू -1, तो x किस में है? फिर +5 में है। यहां पर है +5 में, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? +5 में कन्वर्ट हो रहा है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? -1 में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है क्लोरीन +1 से +5 में भी गया और -1 में भी गया, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई, है ना? तो आप क्या कहोगे कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसी की जो एप्लीकेशन है वो यही है, आपसे पूछा जाना कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं किस तरह से बैलेंसिंग का रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था, ये एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, और इस रिएक्शन में आपसे क्या पूछ लिया है डायरेक्टली? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और कुछ इजी ऑप्शंस हैं। तो मैंने तो आपको कहा था कि चलो बैलेंसिंग से मैंने आपको बचने का तरीका बताया था, न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, बट यहां तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ दिया, अब तो आपको बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी, है ना? तो कोई नहीं, कर लेंगे हम। एक दो ऑप्शन आप और देख लो, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 0, -1 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाँ I- तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है। सल्फर जो है ना वो यहां पर जिस स्टेट में है +2 + x -8 इज इक्वल टू 0, x +6 में है, यहां पर भी वो +6 में ही है। ठीक है, तो सल्फर का तो कुछ चेंज नहीं हुआ, आप चाहो तो निकाल के देख लो, +1 + x
-8 इज इक्वल टू -1, तो x कितना रह गया, +6 ही रह गया ना। तो सल्फर सेम स्टेट में, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें पता करना पड़ेगा आगे, ए और डी ये दोनों तो मालूम नहीं है, ये तो बैलेंस करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिर बैलेंस करते हैं। दो हाफ में रिएक्शन को लिख लो। एक तो I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो I माइनस कन्वर्ट हो गया किस में, I2 में। ठीक, बैलेंस कर लेना इसको, 2 माइनस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके माइनस किया जाता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ना। चलो तो ये फिर हमारा हो गया। अब आगे आते हैं ClO3 माइनस में। तो ClO3 माइनस नेक्स्ट हाफ रिएक्शन है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या करोगे, अगर मीडियम एसिडिक है तो आपको पता है पहले तो आप वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। देख लो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3H2O कर दो। उसके बाद इधर हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करो, 6 हाइड्रोजन कर दो। ठीक है, 6 हाइड्रोजन को आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेना, नेगेटिव नेगेटिव तो ठीक है, उधर 6 पॉजिटिव आपने दिया है, तो फिर आपको इसे बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन भी देने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है उस रिएक्शन को इसके साथ ऐड करना है ना। और ऐड करने में ये ध्यान रखना होता है कि जब हम नेट रिएक्शन लिखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर ना हो। तो कोई बात नहीं, इस पूरे रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाए और ये 6 इलेक्ट्रॉन वो 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अब हमारा, 6I माइनस गिव्स 6I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। सही है, अब दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों रिएक्शन को अब ऐड कर दो। 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है उसको लिख लेते हैं 6I माइनस, और क्या है, और यहां पर है 6H प्लस, और कौन है, ClO3 माइनस, इधर 6I2 प्लस, इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर दिया, Cl माइनस प्लस 3H2O। H2O आ रहा है प्रोडक्ट में, है ना, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहां पर H2SO4 है और HSO4 माइनस है, तो ओके कोई बात नहीं। यहां 6H प्लस है, अगर यहां 6H प्लस है, H2SO4 इधर आपको रखना है, उस साइड HSO4 माइनस रखना है, इट मींस इस वाले साइड लेफ्ट हैंड साइड H प्लस एक डोमिनेटिंग है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर 12 H प्लस लेकर आते हैं, मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं 6H2SO4 और हम प्रोडक्ट साइड में क्या लिख देते हैं 6HSO4 माइनस। आपको पता है इसका जो नेट है वो कितना रह गया, वो तो इतना ही रह गया ना, हमने तो ओरिजिनल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया। बट क्वेश्चन में अगर वो गिवन है कि वो वाला एसिड H2SO4 ही है वो जो फर्निश कर रहा है H प्लस को, तो हमें फिर फाइनल रिएक्शन में उससे मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आ रहा है, फाइनल जो आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस है 6, ये भी करेक्ट है। इट मींस A करेक्ट है, B करेक्ट है और D करेक्ट है। ओके फाइन, ये वाली लास्ट वैरायटी में आते हैं, इसमें आपको रिएक्शंस थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा है जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। अब आयोडाइड को आयोडीन में कोई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। -1 को वो 0 में कर दे रहा है, तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें देखते हैं। आप जानते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो ये करेगा, तो ये वाला तो हो गया, ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 लिया होता ना तो I2 बनता। ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4 ये दोनों क्या बनाता है, I2 बनाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एल्केलाइन KMnO4 है वो क्या बनाता है, वो तो आयोडेट बनाता है। एल्केलाइन KMnO4 क्या बनाता है,
I माइनस को IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडेट बना देता है ना। तो ये ऑप्शन तो फिर गलत हो गया है। इट मींस एक हमें मिला है। CuSO4 भी हाँ करेगा ऑक्सीडाइज इसे, H2O2 भी करेगा, क्लोरीन भी करेगा, ओजोन भी, FeCl3 भी, HNO3 भी, क्योंकि ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। Na2S2O3, Na2S2O3 क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? Na2S2O3 ये पता है ये क्या बनाता है? Na2S4O6 बनाता है। अभी हम पढ़े थे ये Na2S4O6 को। इसमें टोटल 4 सल्फर थे, जिसमें से 2 सल्फर 0 में था और 2 सल्फर +5 में था। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई सल्फर की? 10। कितने सल्फर थे? 4 सल्फर। तो एक एक के ऊपर कितनी आ गई ऑक्सीडेशन चार्ज? अगर हम एवरेज निकालें तो 10/4 दैट इज 2.5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है एक एक सल्फर की। ठीक है। और यहां पर जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हमने निकाला था थोड़ी देर पहले इसको भी। 2x - 6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +2। तो क्या हो रहा है? सल्फर अपने +2 से 2.5 स्टेट में जा रहा है। मतलब Na2S2O3 खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सामने वाले को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? ये तो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। I2 को या I- में चेंज कर देता है। I- को I2 में चेंज नहीं करता। हमें तो वो चाहिए जो I- को I2 में चेंज कर दे। तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट तो वो काम नहीं कर पाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन का काम। तो इसका मतलब है कि हमारा ये ऑप्शन भी हट गया। Na2S2O3 ये काम नहीं कर सकता। और एक कौन नहीं कर सकता? एल्कलाइन KMnO4 नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो I- को डायरेक्टली IO3- में भेज देता है। ठीक है। ओके। रेस्ट ऑल सभी जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज कर देंगे I- को I2 में। Fe3+ is reduced to Fe2+ by Fe3+ is reduced to Fe2+। ये कौन करता है? आपको पता है H2 in presence of NaOH, H2O2 in presence of NaOH, ये Fe3+ को कन्वर्ट कर देते हैं Fe2+ में। ठीक है। अगर मैं आपको सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, Na2O2 इन वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ये Na+ है और ये क्या है? O2 है। ये क्या है? H+ है और ये क्या है? OH- है ना। तो इसका भी वही मतलब हुआ, NaOH और H2O2। समझे बात को? H2 अगर मान लो H+ और O2 को आप साथ में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? इसकी वैलेंसी इधर आएगी, इसकी वैलेंसी उधर जाएगी और ये क्या बन जाएगा? H2O2। तो H2O2 प्लस NaOH फॉर्म होते हैं जब Na2O2 और H2O रिएक्ट करता है। तो ये रिएजेंट का अगर आपको पता है तो इसका मतलब है ये जो सेकेंड वाला रिएजेंट है ये भी Fe2+ फॉर्म करेगा। तो H2O2 in presence of H2SO4 नहीं होता, H2O2 in presence of NaOH होता है ना। ओके। रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन एक्वस स्पर्म। ओके। तो एक्वस परमैंगनेट के बारे में आप जानते हो कि जो हमारा MnO4- है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाती है कब? इन एसिडिक मीडियम, है ना। खुद रेड्यूस हो जाती है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें, अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें या फिर स्लाइटली बेसिक की बात करें, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक बहुत ही कम बेसिक है ये, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? MnO4- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में। मतलब ये +7 से +4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यहां पर किस में हुआ है? +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी एन फैक्टर कितनी हो गई? 5 हो गई।
न्यूट्रल मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम में इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम हो, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, तो उसमें ये जो MnO4 माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फिर MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब +7 किस में चेंज हो जाएगा? +6 में। एन फैक्टर कितनी आ जाएगी? 1। समझ गए बात को? ओके। One of the products formed from the reaction of permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium, आपको पता है आयोडेट आयन बनता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, है ना। ऑक्सीडेशन हो जाती है, आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ परमैंगनेट। ओके, अगेन ये रिएक्शन अगर आपको पता है तो फिर आपको मालूम है, फिर आप सॉल्व कर लोगे। ClO2 किस में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन? ये बनाता है Cl2O6। अगर ये पता है तो फिर तो रिएक्शन अगर आपको मालूम है फिर तो आप बहुत इजीली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 है। बट रिएक्शन तो पता होना चाहिए, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रेडॉक्स। एडवांस में लास्ट 5 ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए रेडॉक्स के। लास्ट वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े बहुत हैं जो आपको रिएक्शंस जिनके आपको याद रखनी है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। 60 days to JEE Mains. Let me tell you something that nobody else will. The brutal truth. Right now, you have doubts from class 11th you never cleared. Topics you are avoiding, formulas that you kind of remember. And you are thinking 60 days is enough to fix everything. Here's the reality. It's not if you study randomly. At Pragvi, we have produced 10 times better result than national average and helped more than 500 plus students jump 80 plus marks in last 60 days. How? They stopped trying to cover everything and focused only on high weightage topics. They cleared every doubt. They had a strategy into place. And that's what Last Lab Booster program does. Senior ITN faculty sit with you and develop a 60-day roadmap. Expert teachers guide you 1:1 daily. Every doubt is cleared in 24 hours. Not random prep, but strategic warfare. Ashesh, Ditya, Sauri, Sarthak, we are all able to improve from 150 to 250 in a matter of 60 days. Real students, real result, 60 days. But time is less and our slots are even more limited. Click the link below, book a free strategy session or regret it on 1st Feb. 60 days, your move.